प्रेमनाथ एक रंगीन मिजाज का इंसान था जो हमेशा से ही दूसरी औरतों को देखकर आहें भरता। उसकी बहू थी पूजा, जो अपने ससुर के इस मिजाज को जानती थी, इसीलिए अपने काम से काम रखती। प्रेमनाथ आज अपने जिगरी दोस्तों किशन के साथ पास के ही एक बगीचे में घूमने निकलता है और आती जाती औरतों को देखकर आहें भरता है। अरे प्रेमनाथ, यहाँ बगीचे में अपनी छिछोरी हरकतें तो मत करो। अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। किशन यार, मैं तो चाह कर भी सुंदरियों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। देखना, ये लाल सूट वाली कितनी सुंदर है, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लग रही है। जी तो करता है जाकर बातचीत करूं। अरे ओ ठरकी, जो भाभी घर पर है उन्हें पता चला ना तो तेरा अचार बना देंगी। अरे रहने दे, शांति मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करती है, उसके लिए मैं भगवान हूँ। और वैसे भी उसे कुछ नहीं पता चलेगा। और तेरी बहू बेटे? अरे यार, तू तो मुझे जिंदा देखना ही नहीं चाहता क्या, जो मेरी बहू पूजा का नाम ले रहा है। वो इतनी खतरनाक है कि उसको भनक भी लगी तो मेरा राम नाम सत्य कर देगी। वो वैसे भी हमेशा मुझे शक भरी नजरों से ही देखती रहती है। इतने में ही किशन पूजा को उनके पास आते देख लेता है और प्रेमनाथ से बोलता है, प्रेमनाथ, अपनी जिंदगी प्यारी है तो छोड़ दे ठरकीपना और उधर देख। क्या तू भी कबाब में हड्डी बना हुआ है? ठीक से अप्सरा को देखने का आनंद भी नहीं लेने देता। पूजा बहू आ रही है, अभी वो तुझे अप्सराओं के साक्षात दर्शन कराएगी। क्या? किधर? अरे बाप रे, आज तो मैं मरा। कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया, खूबसूरती का आनंद लेते हुए। पापा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ जी कब से आपको ढूंढ रही है। कुछ नहीं पूजा बहू, मैं तो बस सूर्य की पहली किरण और फूलों की ताजी महक का आनंद ले रहा था। वो क्या है ना, सुबह सुबह की ताजी हवाओं का आनंद ही कुछ और होता है। हाँ हाँ, मैं आपकी किरण और महक को अच्छे से जानती हूँ। इससे पहले कि माँ जी यहाँ आ जाए, आप घर चले जाइए तो बहुत अच्छा होगा। पूजा घर की तरफ जाने लगती है और प्रेमनाथ भी चैन की सांस लेकर पूजा के पीछे पीछे चल देता है। घर जाकर प्रेमनाथ की पत्नी शांति प्रेमनाथ को गर्मा गर्म पकोड़े खाने के लिए देती है। अरे कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी, कहाँ थे आप? पापा जी तो किरण और महक से मिलने गए थे। किरण, महक, भला ये कौन है? माँ जी, मेरे कहने का मतलब था सूर्य की किरण और ताजे फूलों की महक लेने पार्क गए थे। अच्छा, तेरे ससुर जी को हमेशा से ही सूर्य की पहली किरण देखने का शौक रहा है। जहाँ दोनों सास बहू ये सब बातें कर रही थी, वहीं पूजा की बातें सुनकर प्रेमनाथ के पसीने छूट गए थे। उसका डर के मारे कलेजा मुंह को आने वाला था कि तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। पूजा जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी सहेली राधा खड़ी थी। पूजा उसे देखकर बहुत खुश होती है और राधा को सबसे मिलवाती है। तो प्रेमनाथ राधा को देखकर आहें भरने लगता है और अपने मन ही मन सोचता है, हाय कितनी सुंदर लड़की है। ये मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। ये तो सुबह सुबह वाली लाल सूट वाली अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर है। ना जाने भगवान ने इसे किस फुर्सत में बनाया होगा। तभी पूजा प्रेमनाथ का अजीब सा व्यवहार देखकर बोलती है, पापा जी, ये मेरी सहेली राधा है, तो इसे भी अपनी बेटी जैसा ही समझिए। अरे इसमें समझना क्या है, ये हमारी बेटी ही है। क्यों जी? हाँ तो मैंने कब मना किया? राधा की सहेली है तो हमारे घर की सदस्य जैसे ही है। तो राधा यहाँ कुछ काम से आई है तो कुछ दिनों के लिए ये हमारे साथ ही रहेगी। इसीलिए आप लोग जरा ध्यान रखिए कि राधा को कोई दिक्कत ना हो। राधा की घर में रुकने वाली बात सुनकर तो जैसे प्रेमनाथ की लॉटरी लग गई। अब बीते दिनों के साथ वो ना चाहते हुए भी अपनी आदत से मजबूर बस राधा को ही देखता रहता और मंद मंद मुस्कुराता रहता। प्रेमनाथ को हर वक्त मुस्कुराते हुए देखकर एक दिन राधा प्रेमनाथ के पास आकर बोलती है, अंकल, आप यहाँ अकेले में मुस्कुरा रहे हैं, आइए हम लोगों के साथ बैठकर चाय पी लीजिए। हाँ क्यों नहीं, आप तो हमारी मेहमान हो, मैं भला आपका कहा कैसे टाल सकता हूँ। प्रेमनाथ को राधा अपने साथ पूजा के कमरे में ले जाती है और प्रेमनाथ भी राधा की सुंदरता में खोया हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और जाकर कमरे में बैठकर राधा को निहारता रहता है। तभी पूजा ये सब देखकर धीरे से अपने ससुर को खांसते हुए सावधान होने की बोलती है, पर वो नहीं सुनता। फिर वो दोबारा दबी हुई आवाज में कहती है, पापा जी, आपसे कितनी बार बोला है कि अपनी आंखों का इलाज करवाइए,
मैं यहाँ हूँ। आप राधा की तरफ गर्दन घुमाए क्यों बैठे हो? पूजा की आवाज सुनकर प्रेमनाथ को एहसास होता है कि वो अपने ठरकीपन के चक्कर में अपनी बहू के कमरे में आ गया। तभी वो बोलता है, अरे कुछ नहीं बहू, मैं तो बस राधा से पूछ रहा था कि कहीं उसे यहाँ किसी तरह की दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। पापा जी, आपको राधा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी चिंता करने के लिए मैं हूँ, माँ जी है। आप जाइए यहाँ से, मुझे राधा से कुछ जरूरी बात करनी है। अरे पूजा, तू अंकल जी को बाहर क्यों भेज रही है? इन्हें मैं यहाँ लेकर आई हूँ। वो क्या है ना कि मुझे अंकल जी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे उनके साथ थोड़ा समय बिताना है। राधा की बात सुनकर पूजा और प्रेमनाथ दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जहाँ राधा की बातें सुनकर प्रेमनाथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वहीं पूजा समझ नहीं पा रही थी कि राधा ऐसा क्यों कह रही है। तभी शांति भी वहाँ आ जाती है और राधा की बात सुनकर गुस्से में कहती है, हाय दैया, हे भगवान, आजकल के छोटे बड़े की उम्र का लिहाज भी नहीं करते जो ये बच्चे होते हैं। पूजा बहू तुम्हारी सहेली समझकर इसे हमने अपने घर में जगह तो दे दी, इसे देखो कैसे बेशर्मी पर उतर आई है। माँ जी, कोई गलतफहमी हो गई है शायद। मैं राधा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। शायद ये कुछ और बोलना चाहती है, लेकिन बोल कुछ और गई। ये बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है। हाँ हाँ, वो तो इसकी बातें सुनकर पता चल रहा है कि अच्छे खानदान की लड़की के ऐसे विचार नहीं होते बहू। अरे तुम तो इस बच्ची के पीछे ही पड़ गई हो। ये तो देखो कितनी सुंदर और समझदार है ये। क्या कहा? रुको, तुम्हें तो अभी बताती हूँ। तभी राधा अपने पर्स से एक फोटो निकालकर दिखाती हुई कहती है, ये देखिए अंकल जी, ये शक्ल जो है वो मेरे पिताजी से कितनी मिलती है। मेरे पिताजी नहीं है, वो हमें बचपन में छोड़कर चले गए, इसीलिए मुझे अंकल जी में अपने पिताजी की छवि दिखती है। इसीलिए ये मुझे पसंद है और मुझे इनसे बात करने पर ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने पिताजी से बातें कर रही हूँ। अच्छा, तो बेटा पूरी बात बताया करो ना। अभी तो बेकार में ही मैंने तुम्हें इतना सुना दिया और तुम्हारे अंकल को भी कितना कुछ बोल दिया। राधा की बातें सुनकर प्रेमनाथ का दिल टूट जाता है और पूजा मन ही मन हंसने लगती है। तभी वहाँ किशन आ जाता है और एकदम से कहता है, अरे प्रेमनाथ, सुबह जिस लाल सूट वाली को तुम निहार रहे थे, उसने अपने पति को बोल दिया है कि कोई ठरकी बूढ़ा उसे सुबह बगीचे में घूर रहा था और तब से वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तो तुम कुछ दिन बाहर मत निकलना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अरे कौन लाल सूट वाली? मैं किसी को नहीं जानता और मैं भला उसे क्यों घूरने लगूंगा? अरे भूल गए क्या तुम ही तो सुबह बोल रहे थे कोई उसके जैसी सुंदरी तुमने कहीं नहीं देखी, और वो बिल्कुल अप्सरा है। सभी किशन की बातें सुनकर चौंक जाते हैं और शांति गुस्से में प्रेमनाथ को घूरने लगती है और किशन भी माहौल गर्म देखकर वहाँ से भाग जाता है। पर शांति प्रेमनाथ को जाने नहीं देती और बोलती है, अरे तुम रुको, अब पता चला कि आखिर तुम्हें किरण, महक और रोशनी देखने का इतना शौक क्यों है। अभी बताती हूँ तुम्हें। शांति गुस्से में प्रेमनाथ की तरफ बढ़ी कि तभी शांति का पैर उसकी साड़ी में फंस जाता है और वो पास रखे टेबल से टकराकर गिर जाती है और उसके सर में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और शांति का ऐसा हाल देखकर प्रेमनाथ को हार्ट अटैक आ जाता है। पूजा को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी राधा पूजा को दिलासा देती है और पूजा राधा की मदद से प्रेमनाथ और शांति को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर शांति और प्रेमनाथ का इलाज करते हैं। प्रेमनाथ की हालत सुधर जाती है, पर शांति के सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश थी और जब उसे होश आता है तो प्रेमनाथ उससे माफी मांगता है और पूजा कहती है, ससुर जी, माफी मांगने के साथ साथ वादा कीजिए कि आप सुधर जाएंगे, तभी माँ जी आपको माफ करेंगी। अरे बिल्कुल, ये जो बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है ना तुम्हें, ऐसे व्यवहार के साथ तुम्हें मेरी माफी नहीं, इस उम्र में तलाक मिलेगा, तलाक। नहीं नहीं शांति, भले ही मैं रंगीन मिजाज का हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में रंग तुम्हारे कारण ही आए थे, इसलिए जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। इस तरह प्रेमनाथ सुधरने का वादा करता है और अब पराई औरत को देखकर ही अपना रास्ता बदल लिया करता है। दर्शकों, यूं तो आपने अपनी गली में ताका झाकी करने वाली आंटियां बहुत देखी होंगी। ऐसे ही ताका झाकी करने वाली है मंदा। तो आइए देखते हैं। सुबह का समय होता है। मंदा खुद में बड़बड़ाती हुई गाजर छील रही होती है। अरे जल्दी जल्दी से ये गाजर छिल जाए, आज तो मैं अपने आदर्श के लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी।
इतने में मंदा को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। फिर क्या था, मंदा पहुंच जाती है ताका झाकी करने। अरे दमाजी, आप तो बड़े ही मजाकिया हो। अरे सासू माँ, मैंने कोई झूठ थोड़ी ना बोला है। मैं झूठ बोलूं तो मुझे काला कौवा काटे, मगर आप मधुबाला लग रही हैं। हाय हाय, तोबा तोबा, ये कैसा जमाना आ गया है। सास और दामाद ऐसे ठिठोली कर रहे हैं जैसे जीजा साली हो। अरे शर्मीली, ना जाने राम जी ने क्या सोचकर तेरा नाम शर्मीली रख दिया। आ गई अंधी ताका झाकी करने। क्यों री मंदा, ऐसा क्यों बोल रही है तू? अरे ऐसा ना बोलूं तो क्या करूं, शर्म तो तूने बीच खाई है। अरे भला सास दामाद में ऐसी हंसी ठिठोली अच्छी थोड़ी लगती है। अरे तुझे कोई और काम धंधा नहीं है क्या, जो जब देखो दूसरों के घरों में ताका झाकी करती है? फ्यूज बल्ब कहीं की, बिना आंखों के तो इतनी ज्यादा ताका झाकी करती है। अगर आंखें होती तो ना जाने क्या करती। अरे आंखों का फ्यूज उड़ा है, कान का थोड़ी। सुनाई देता है मुझे, बहरी नहीं हूँ मैं। तभी झगड़े की आवाज सुनकर आदर्श अंदर से बोलता है, ये तो माँ की आवाज है। मर गया। अरे मेरी माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम तो मेरे लिए हलवा बना रही थी ना। अरे हलवा तो ये तब बनाएगी ना जब ताका झाकी करने से मन भरे इसका। पूरे मोहल्ले वालों का जीना ही हराम कर रखा है इसने। चलो माँ, जल्दी से यहाँ से चलो, पहले ही बहुत रायता फैल चुका है। आदर्श अपनी अंधी माँ को पकड़कर घर ले आता है। माँ, कितनी बार तुमसे कहा है कि इस तरह लोगों के घर में ताका झाकी मत किया करो, अच्छा थोड़ी ना लगता है। घर में तुम क्यों नहीं टिकती हो? अरे कैसे रहूं मैं अंधी इतने बड़े घर में अकेली। अरे कब से कह रही हूँ तुझसे कि शादी कर ले और बहू ले आ, ताकि मुझ अंधी बुढ़िया को कोई पकी पकाई रोटियां तो खिला दे। अपना घर सूना लगता है, तभी तो दूसरों के घरों में ताकती झाकती हूँ ना। ठीक है माँ, देखो तुम रिश्ता, मैं कर लूंगा शादी। इसके बाद मंदा अपने बेटे की तस्वीर ले जाकर पंडित जी को देती है और थोड़े ही दिनों में आदर्श की शादी रूबी से हो जाती है। पर क्या सास बनकर मंदा की ताका झाकी करने की आदत छूटेगी? अंधी मंदा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू रानी, आओ, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। ओह गॉड, एक तो इस 1 गज के घूंघट में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये कलश कहाँ है? अरे बहू, कलश ठीक तुम्हारे दाहिने पांव के सामने रखा है। फिर रूबी गृह प्रवेश कर अंदर आती है। 1 मिनट, सासू माँ तो अंधी है, फिर इन्हें कैसे पता चला कि कलश इन्होंने कहाँ रखा है? कहीं ये अंधी होने का नाटक तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, भला ये अंधों वाला काला चश्मा कोई शौक से थोड़ी लगाएंगी। तू भी ना रूबी। आदर्श बेटा, तू बहू को कमरे में ले जा, बेचारी शादी ब्याह के माहौल से थक गई होगी। जी माँ। फिर दोनों कमरे में आ जाते हैं और रूबी कहती है, आउच आदर्श। क्या हुआ बेबी? देखो ना, लगता है कि हील्स की वजह से मेरे पैरों में मोच आ गई है। प्लीज जरा मसाज कर दो। हाँ ठीक है बेबी। आदर्श रूबी के पैर दबाने लगता है। इतने में कमरे के बाहर से गुजर रही सास मंदा वहीं रुक जाती है। ऐसे ही करो आदर्श, बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज सुनकर रूबी की सास मंदा खिड़की से ताका झाकी करने लगती है। हाय दैया, ये बहू तो जरा भी शर्मीली नहीं है। अरे कैसी कैसी बातें कर रही है। आदर्श क्या कर रहे हो? यहाँ मेरे पाँव में दर्द हो रहा है और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। पैर दबाओ ना प्लीज। अच्छा, तो ये महारानी मेरे बेटे से पैर दबवा रही है, इसे तो मैं कल देखती हूँ। अगली सुबह रूबी साफ सफाई करके नहा धोकर रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी। तभी उसकी अंधी सास कहती है, हाँ ठीक है ठीक है। क्यों बहू, कैसी रही तेरी सुहागरात? सुहागरात अच्छी थी, बल्कि अच्छी नहीं, बहुत अच्छी थी सासू माँ। अरे मुझ आंखों की अंधी से झूठ बोलती है बहू, मैंने देखा था कि तुम मेरे बेटे से रात में पैर दबवा रही थी। तभी बहू अपनी अंधी सास को टेंशन भरी आंखों से देखकर कहती है, पर माँ जी आप तो देख नहीं सकती, फिर आपने कैसे देखा? मतलब कि आप अपनी नई नई शादीशुदा बेटी बहू की ताका झाकी कर रही थी? वो तो मैं बस कमरे से गुजर रही थी। पर देखा तो नहीं ना, आपको कैसे पता कि हमारे बीच में इलू इलू नहीं हुआ? अच्छा, अब मुझे नाश्ता बनाने दो। ऐसे ही अब धीरे धीरे करके दिन बीतते हैं, पर मंदा अपनी बहू की हर एक चीज में ताका झाकी करती है। और फिर से एक दिन, रूबी ये लो, तुम्हारे मायके से फोन है। माँ जी आप जरा सब्जी देख लीजिए, आप, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही बहू फोन लेकर कमरे में जाती है, तभी सास अपना दिमाग दौड़ाती है।
आखिर बहू को अपने मायके वालों से ऐसी भी क्या बात करनी है जो उसे ऐसे जाना पड़ा। जरूर अपनी माँ से मेरी चुगली करेगी। अरे अब तो ताका झाकी करनी ही पड़ेगी मंदा। ये बोलकर मंदा गैस पर सब्जी जलती छोड़कर पीछे पीछे अपनी बहू के कमरे में जाकर खड़ी हो जाती है और ताका झाकी करने लगती है। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, ठीक से खाती पीती हूँ। अरे नहीं माँ, घर में नौकर चाकर नहीं है, मैं ही सारा काम करती हूँ। तभी मंदा बौखला कर अंदर आती है और अपनी बहू के हाथ से फोन छीन कर कहती है, हाँ हाँ समधन जी, मैं तो आपकी बेटी को बहुत दुख देती हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करती? आधा दर्जन नौकर चाकर भिजवा दीजिए अपनी बेटी के लिए। माँ जी, आप मेरी बातें सुन रही थी? अरे क्या मिलता है आपको दूसरों की ताका झाकी करके? हाँ, अरे आप सास हैं या फिर सीआईडी? आदर्श, आदर्श कहाँ हो तुम? हाँ रूबी, कहो। आदर्श, अपनी माँ को समझा दो, इस तरह से बहू की ताका झाकी करना छोड़ दे। अरे मैं तंग आ गई हूँ इनकी बुरी आदत से। जब देखो आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हैं। आंखों का फ्यूज उड़ा है, फिर भी ये हाल है। अरे देख क्या रहे हो, कुछ बोलोगे? मैं तुम औरतों के बीच में बेचारा अकेला मर्द क्या ही बोलूं। ठीक है, फिर रहो तुम अपनी अंधी ताका झाक करने वाली माँ के साथ। कहीं ऐसा ना हो मैं मायके चली जाऊं और तुम देखते रहो। ऐसा बोलकर बहू गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है। दिन बीतते हैं। एक दिन मंदा घर में बैठी होती है, तभी मंदा को लड़ाई सुनाई देती है और वो दौड़ते हुए बालकनी में आती है और चश्मा हटाकर आंखें गड़ाए देखने लगती है। अरे बहू जल्दी आ, देख सक्सेना जी की बेटी और दूध वाले का झगड़ा हो रहा है। लो भाई, सूट डाला। खत्म हुआ। अरे बहू, अब आई है तू, पिक्चर और ट्रेलर सब खत्म हो गया। पर सासू माँ, आपको तो दिखाई नहीं देता, तो आपको कैसे पता कि झगड़ा किसका हो रहा था? इस बात पर सास हकलाती हुई कहती है, वो मुझे इसलिए पता है कि इसके लिए आंखों की क्या जरूरत है। बेटा, मेरे कान भी तो आवाज भाप लेते हैं ना। अच्छा माँ जी, आपको अपने कानों से इतनी दूर का सुनाई दे गया और सब कुछ दिख भी गया, वो भी पैर उठाकर ताका झाकी करने पर सब समझ आ गया। अरे आप देख नहीं रही थी तो अपने काले से चश्मे को आपने क्यों हटाया? अरे बहू, मैं तो बस चश्मे की धूल को झाड़ रही थी, इस पर बहुत धूल जम गई थी ना। बस कीजिए सासू माँ, अगर आप खिलाड़ी है ना तो मैं भी अनाड़ी नहीं हूँ, सब पता है मुझे। आप देख सकती हैं, ये काला चश्मा अंधे बनकर ऐसे ये सब ढोंगना बंद कर दो, ताकि आप बिना आँख वाली सास बनकर लोगों के घरों में ताका झाकी कर सके। इसीलिए करती है ना आप ये सब। अरे रे रे बहू, अब तुझे मेरे अंधे ना होने की खबर पता चल गई, इसे किसी को बताना मत। पर जैसे ही मंदा नजर घुमाकर देखती है तो पूरा मोहल्ला गली में इकट्ठा होता है और दूसरी तरफ उसका बेटा खड़ा था। हाय, मैं तो मर गई, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब तो मेरे अंधे ना होने की बात सभी को पता चल गई। अब मैं लोगों के घरों में ताक झाक कैसे करूंगी? माँ जी, किसी के घर में ताक झाक करना ठीक बात नहीं होती। आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा, क्योंकि इससे घर और रिश्ते दोनों बिगड़ते हैं। अरे समझ गई बहू, आज से मैं फिर कभी किसी के घर में ताका झाकी नहीं करूंगी, वादा है। उस दिन के बाद से हमेशा हमेशा के लिए मंदा लोगों के घरों में झांकना छोड़कर खुशी खुशी अपनी बेटी बहू के साथ रहती है।